कॉक्लिया। कॉक्लिया, ये तो बताया कि ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। कॉक्लिया टर्म आई है कॉन्का से, और कॉन्का मतलब होता है शेल, और शेल जैसे ट्विस्टेड होता है वैसे ही ये कॉक्लिया भी ट्विस्टेड है, इसलिए वर्ड यूज किया है कॉन्का। अब यहाँ पे देखें, कॉक्लिया को स्ट्रेट कर दिया, सीधा बना दिया, इसका डिटेल स्ट्रक्चर बना है कॉक्लिया का। ये जो बीच वाला हिस्सा है दिस इज कॉक्लिया, ये कॉक्लिया दिस वन, और ये इसका डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड है। अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि बार बार जैसे कह रहे हैं कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट विद इन द बोनी लैब्रिंथ, ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर है। तो ये जो कॉक्लिया है दिस वन, बीच वाला हिस्सा, इसके बाहर बोन है, ये सब बोन है। तो कॉक्लिया और बाहर वाला बोनी लैब्रिंथ के बीच ये कॉक्लिया है, दिस इज कॉक्लिया, और बाहर है ये बोन। तो बीच का जो स्पेस है डॉर्सल साइड में, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। तो स्केला वेस्टिबुलाई इज द स्पेस ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द कॉक्लिया, और it is the space in between the cochlea and the outer bony labyrinth, outer bone। और उसी तरह वेंट्रल साइड में भी एक स्पेस है कॉक्लिया और बोन के बीच में, and this space is called scala tympani, and both these spaces are filled with the perilymph। इसके अंदर ये जो है ये पेरिलिम्फ है। Now scala vestibuli and scala tympani are connected together, या कह सकते हैं दे कम्युनिकेट थ्रू अ नैरो पैसेज कॉल्ड हेलिकोट्रेमा। आपके असाइनमेंट में बनाया हुआ है, लेवल किया हुआ है। ये जो पतला सा स्पेस है, इस स्पेस का नाम है हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा। तो फिर से देखिए, ये पार्ट है कॉक्लिया, बीच वाला सेंट्रल पार्ट कॉक्लिया। कॉक्लिया के डॉर्सल साइड में जो स्पेस है बोन और कॉक्लिया के बीच, इस स्पेस का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, और वेंट्रल साइड में जो स्पेस है इसका नाम है स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी both are connected together through this narrow passage called helicotrenma, and both are filled with the fluid called perilymph। इसके अंदर कॉक्लिया के अंदर, जिसको स्केला मीडिया कहते हैं, इसके अंदर तो एंडोलिम्फ है, लेकिन इसके ये बाहर का हिस्सा है, इसलिए इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको पेरिलिम्फ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्केला वेस्ट, ये जो स्केला मीडिया है कॉक्लिया, इट इज कनेक्टेड टू द यूट्रिकुलस, इट इज कनेक्टेड टू दिस सैकुलस। ये सैकुलस है दिस वन, ये सैकुलस है, दिस इज सैकुलस, और उससे कनेक्टेड ये कॉक्लिया, ये कॉक्लिया। लेकिन ये कनेक्टेड होता है एक छोटे से और पतले से डक्ट के द्वारा, जिसका नाम है डक्टस रीयूनियंस और डक्टस कम्युनिकेंस। तो कॉक्लिया, which is also called scala media, is connected to the sacculus by a small and narrow duct, which is called ductus reunions or ductus communicans। तो इससे कनेक्टेड है। और पहला डायग्राम जो बनाए थे, और आपके असाइनमेंट में भी होगा पहला डायग्राम, उसमें हम लोगों ने शो किया था कि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी खुल रहा है मिडिल ईयर में। यहाँ पे मिडिल ईयर था, और इसके ओपनिंग को कहा था ओवेल, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और इट इज गार्डेड बाय ओवेल मेम्ब्रेन। और ये जो एपर्चर है इट इज फेनेस्ट्रा रोटंडस, इट इज गार्डेड बाय राउंड मेम्ब्रेन। तो ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है खुल रहा है मिडिल ईयर में थ्रू द एपर्चर कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवेल, और ये जो स्केला टिम्पैनी है इट इज आल्सो ओपनिंग इनटू द मिडिल ईयर थ्रू दिस एपर्चर कॉल्ड फोरामेन ओवेल। स्केला तो फेनेस्ट्रा ओवेल is guarded by oval membrane, whereas fenestra rotundus is guarded by rotundal membrane or round membrane, और ये दोनों किधर है, टुवर्ड्स द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर इसमें नहीं शो कर रहा, मिडिल ईयर पहला वाला डायग्राम में शो किया था। तो अब सैकुलस के अंदर एंडोलिम्फ है, तो जाहिर सी बात है इस स्केला मीडिया या कॉक्लिया के अंदर भी एंडोलिम्फ है।
अब देखिए, इस जो कॉक्लिया है इसकी पूरी लंबाई है 32 मिलीमीटर, इसका पूरा लंबाई होता है 32 मिलीमीटर। हम लोगों का कान के अंदर जो कॉक्लिया है उसका लेंथ है 32 मिलीमीटर। कॉक्लिया का जो वेंट्रल साइड है, दिस वन, ये जो वेंट्रल साइड है, यहाँ पे बैसिलर मेम्ब्रेन होता है। ये वेंट्रल साइड इज मेड अप ऑफ बैसिलर मेम्ब्रेन एंड डॉर्सल साइड इज मेड अप ऑफ रिसनर्स मेम्ब्रेन। ये रिसनर्स मेम्ब्रेन है और ये बैसिलर मेम्ब्रेन है। रिसनर मेम्ब्रेन दिस वन और ये बैसिलर मेम्ब्रेन, वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। बैसिलर मेम्ब्रेन में 40,000 इलास्टिक फाइबर्स होता है, 40,000 इलास्टिक फाइबर्स है which are parallelly arranged to each other just like the strings in the पियानो और गिटार और सितार। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वायर होता है, स्ट्रिंग होता है, गिटार में भी होता है, सितार में भी होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, वैसे ही हम लोगों के ईयर में ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 40,000 से ज्यादा इलास्टिक फाइबर पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। और ये रिसनस मेम्ब्रेन है, इससे कनेक्टेड है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो रिसनर मेम्ब्रेन ये है दिस वन, और इससे कनेक्टेड ये ग्रीन कलर का जो बना दिया है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज लूजली अटैच्ड टू द रिसनस मेम्ब्रेन, ये लूजली अटैच्ड है रिसनस मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे बैसिलर मेम्ब्रेन पे ये रेड कलर का सेल्स आप देख रहे हैं, दीज आर सेंसरी हेयर सेल्स, ये सब सेंसरी हेयर सेल्स हैं, दीज आर सेंसरी हेयर सेल्स। और सेंसरी हेयर सेल्स का दो लाइन है, जैसे मान लीजिए मेरा हथेली है, ऐसे आपकी ओर कर दिया, तो ये आपकी ओर है, ये आउटर रो, और मेरी ओर ये इनर रो। ऐसे देखिए, ये आउटर और ये इनर, ये आउटर और इनर रो। आउटर रो में इस इधर की ओर नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स 20,000, 20,000 सेंसरी सेल्स मौजूद है आउटर रो में, और इनर रो में 3,500। तो ये वाला जो इधर वाला है राइट साइड, इसको मान लें आउटर रो, इसमें 20,000 सेल्स है, और ये इनर रो इसमें 3,500, और दोनों के बीच ये स्पेस है, इट इज कॉल्ड कैनाल ऑफ कॉटी। ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड कैनाल ऑफ कॉटी, इसी से कॉक्लियर नर्व पास करता है, कैनाल ऑफ कॉटी से। तो हम लोग तो 3 डायमेंशनल फिगर है नहीं, एक साइड से देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आउटर रो है, इसमें 20,000 सेल्स होगा, सेंसरी सेल, और सभी सेंसरी सेल्स का सेंसरी हेयर आप देखिएगा ये टच कर रहा है रिसनस मेम्ब्रेन से लगे हुए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और ये टच कर रहा है सेंसरी हेयर्स को। अब सेंसरी हेयर्स आर सराउंडेड बाय सम सपोर्टिंग सेल। जैसे सेंसरी हेयर है, 20,000 सेंसरी सेल आउटर रो में, 3,500 है इनर रो में, तो इनके चारों तरफ सराउंड करता हुआ 3 तरह का सपोर्टिंग सेल है। यहाँ पे 3 बना दिया है, लेकिन 3 नहीं है, 3 तरह का सपोर्टिंग सेल्स है। सपोर्टिंग सेल्स कहने का मतलब वो इम्पल्स जनरेट करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन वो सेंसरी सेल्स को सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और भी फिजिकल सपोर्ट देगा। 3 तरह के सपोर्टिंग सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ हेंसन, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ डीटर एंड सपोर्टिंग सेल्स ऑफ क्लाउडियस। 3 types of supporting cells are present in our cochlea: supporting cells of Dieter, supporting cells of Hansen and supporting cells of Claudius। तो ये सब ग्रीन कलर का जो बना दिया है ये सब सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ डीटर, हैंसन, क्लाउडियस, इधर भी आप देखिए। तो ये हो गया पूरा नाम। अब देखिए हियरिंग से जो रिलेटेड थ्योरी है, उसमें तो बहुत सारा थ्योरी मेडिकल साइंस में है, लेकिन जो माना जाता है, जिसको मेडिकल साइंस में सही मानते हैं, वो है रदरफोर्ड्स टेलीफोन थ्योरी। रदरफोर्ड्स टेलीफोन थ्योरी। तो रदरफोर्ड टेलीफोन थ्योरी कहता क्या है? ऐसा बहुत आसान है। साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय पिन्ना enter into the auditory canal
reach to the tympanum, strike the tympanum, tympanum will vibrate. Vibration in tympanum will vibrate the malleus. Malleus will move the incus. Incus will move the stapes, and the stapedial plate will strike the oval membrane. ये जब साउंड वेव्स पहुंचेगा, पिन्ना कलेक्ट करेगा, पास करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, जाके टकराएगा टिम्पैनम से, टिम्पैनम वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा अम्बो में, जहाँ कॉन्कैविटी सबसे ज्यादा है, उसी अम्बो से लूजली कनेक्टेड है मैलियस का हैंडल, तो वो वाइब्रेट करेगा, मैलियस मूव कराएगा इनकस को, तो इनकस मूव कराएगा स्टेप्स को, तो स्टेप का स्टेपेडियल प्लेट टकराएगा ओवल मेम्ब्रेन से। तो आप लोग तो सब स्मार्ट है, समझते हैं, जब इससे टकराएगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ओवल मेम्ब्रेन विल आल्सो वाइब्रेट। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशंस होगा पेरिलिम्फ में, यहाँ जो स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, इसमें वाइब्रेशन होगा। तो इसमें जब वाइब्रेशन होगा तो इसके कांटेक्ट में रिस्नर मेम्ब्रेन है, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो इससे लूजली अटैच है ये टेक्टोनियल मेम्ब्रेन, तो ये भी वाइब्रेट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो फ्रिक्शन होगा सेंसरी एयर से, और जब फ्रिक्शन होगा तो इट विल जनरेट द सेंसरी इंपल्सेस इनटू द कॉक्लियर नर्व। और कॉक्लियर नर्व अभी बताया, ये दो जो लाइन है सेंसरी सेल्स का, दो लाइन है आउटर और इनर, उसके बीच से ये पास करता है, जिसको कैनाल ऑफ कॉटी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहलाता है ऑर्गन ऑफ कॉटी। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी में ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। इधर नीचे बैसिलर मेम्ब्रेन है, सेंसरी सेल्स है, थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स है, टेक्टोनियल मेम्ब्रेन है, और ये रिस्नर मेम्ब्रेन। अब देखिए वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगा, लाउड साउंड होगा, तो फिर ये इसको भी वाइब्रेट करेगा। इट विल आल्सो वाइब्रेट द पेरिलिम्फ प्रेजेंट इन द स्केला टिम्पैनी, और फिर तब ये भी वाइब्रेट करेगा। अब ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा लाउड साउंड में। तो ये माना गया है कि इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, रदरफोर्ड्स टेलीफोन थ्योरी। साउंड वेव collected by pinna pass through the external auditory canal, strike the tympanum, tympanum vibrates, move the malleus, malleus will move the incus, incus will move the stapedial plate will strike the oval membrane will vibrate, उसके कांटेक्ट में पेरिलिम्फ है, इसके अलावा वेस्टिबुलाई का वाइब्रेट करेगा, तो रिस्नर मेम्ब्रेन वाइब्रेट, उससे लगा हुआ टेक्टोनियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन से फ्रिक्शन होगा सेंसरी सेल्स के एयर से, और फ्रिक्शन से जनरेट होगा सेंसरी इंपल्स, और ये पास करेगा थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स, कॉक्लियर नर्व्स, थ्रू द कैनाल ऑफ कॉटी। और यही कॉक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व दोनों मिलकर बनाता है ऑडिटरी नर्व, 8 pairs of cranial nerves. That is the physiology of hearing. अब इसमें हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है डिफनेस। हियरिंग अगर इनएबिलिटी टू परफॉर्म हियरिंग इज कॉल्ड डिफनेस, बहरापन जो कहते हैं। तो डिफनेस दो तरह का हो सकता है, एक कंडक्टिव डिफनेस। कंडक्टिव डिफनेस कहने का मतलब है कि साउंड वेव के कंडक्शन में प्रॉब्लम, तो या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक है, या टिम्पैनम डैमेज हो गया, या फिर बोनियोसाइकिल्स डैमेज हो गया, यानी any defect in the external ear and middle ear will cause conductive deafness। लेकिन अगर कॉक्लिया में प्रॉब्लम आ गया, या इस कॉक्लियर नर्व में प्रॉब्लम आ गया, या प्रॉब्लम आ गया ब्रेन में जो इसको रिसीव कर रहा है, तो फिर इट इज कॉल्ड नर्वस डिफनेस। तो कंडक्टिव डिफनेस एंड नर्वस डिफनेस। नर्वस डिफनेस नाम से मालूम है, इट इज द प्रॉब्लम ड्यू टू the defect in the cochlea or organ of Corti, or in the cochlear nerve, or in the part of the brain where the hearing impulses are moving। तो आप भी समझदार हैं, अगर पूछेगा कि कंडक्टिव डिफनेस और नर्वस डिफनेस में ज्यादा सीरियस कौन है, नर्वस डिफनेस है। कंडक्टिव डिफनेस का तो हियरिंग डिवाइस लगा देते हैं, कान में सुनने का यंत्र जो होता है लगा लेते हैं लोग, वो सुनाई पड़ेगा।
लेकिन नर्वस स्टिफनेस है तो पहले तो इलाज नहीं था, लेकिन अब इंडिया में भी हो गया है, कलकत्ता वगैरह में होता है, तो इसमें चिप्स लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वो करते हैं डॉक्टर। तो है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ा बहुत हियरिंग आ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ प्रॉब्लम, तो इट इज सीरियस प्रॉब्लम। और अब मामला है कि कंडक्टिव डिफरेंस है कि नर्वस डिफरेंस है, कैसे मालूम होगा? तो इसका एक सिंपल टेस्ट है, रेनीज टेस्ट कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में साउंड में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह का फोर्क चिमटा होता है, सर भी, चंदा सर भी रखे हुए हैं, देखिएगा ऐसा है, इसमें हैंडल है और ये दो लिम्ब है इसका। इसको जब स्ट्राइक करेंगे किसी चीज से तो ये वाइब्रेट करेगा। तो पहले इसको स्ट्राइक किया, वाइब्रेट करने लगा, अब उसको कान के पास लाए, और कान के पास लाने के बाद फिर टच कर दिए उसको स्कल के बोन से। अगर यहाँ से वाइब्रेशन पहले पहुंच गया ब्रेन को और यहाँ से बाद में पहुंचा या नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम है कंडक्शन। अब मामला है कि यहाँ टच करने से कैसे गया? तो आपको पता है कि साउंड के मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे ये सॉलिड, यहाँ पे स्कल है, तो इससे वाइब्रेशन पास करेगा। और हम लोग जानते हैं कि स्कल के कांटेक्ट में कौन है? बोनी लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ में वाइब्रेशन जाएगा, बोनी लैब्रिंथ के कांटेक्ट में ये पेरिलिम्फ है, यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा। और जब पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन आ गया तब तो फिर रेस्नल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, एक्टोन मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, और यहाँ भी होगा, इंपल्स रेट होगा। लेकिन यहाँ बाईपास कर दिया गया, यहाँ मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का कोई मामला नहीं है, ये सीधा पहुंच गया स्कल से टू द कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टिको। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अब अगले क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, थैंक यू। हम भेज देंगे नर्वस सिस्टम का असाइनमेंट। और एक चीज और है